ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, मैं आपको एक बार जल्दी से क्विक रिकैप दे दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या हो रखा है अभी तक। हमने अभी तक देखो बेटा, सबसे पहला कंसेप्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। सबसे पहला कंसेप्ट इस चैप्टर में क्या किया था? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? जब चार्ज फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या बनता है? करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला था? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। माने कितना चार्ज कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये किया था। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, सबको पता है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पेयर। तो पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा टॉपिक था ये, इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल। हाँ, वो तो यूनिट है, वोल्ट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इसकी यूनिट वोल्ट। वर्क डन आपको पता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट आपको पता है, कूलम। है ना? अच्छा, तो पहला हमने टॉपिक किया करंट, दूसरा किया पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा हमने किया था ओम्स लॉ, जो हमने अभी लास्ट किया था। ओम्स से एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था कि वी और आई में क्या रिलेशन है। उसने बोला था जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा बैटरी पर, वोल्टेज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट। जिस हिसाब से वाइट बैटरी बढ़ाओगे उस हिसाब से करंट आएगा। फिर उसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया था, तो क्या लाया था वो? आर। आर को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? उसने अपने नाम पे ही रख दी थी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। है ना? ओम। तो इसका सिंबल क्या होता था ओम का? कुछ इस तरीके का। तो अभी तक हमने बेटा ये तीन फॉर्मूले किए हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और वी इज इक्वल टू आई आर। ये मैं एक बार जल्दी से आपको क्विक रिकैप दे रहा था। अब ये रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं। एक तो यहां से निकल जाएगा कि अगर आपको वोल्टेज दे दिया जाए, करंट दे दिया जाए, तो आप आर निकाल सकते हो। अगला कंसेप्ट है बच्चे, रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वायर में करंट फ्लो करेगा तो वायर उसे रोकता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। रेजिस्टेंस नाम इसी से पड़ा ना, कि वो कितना रेजिस्ट करता है, कितना करंट को रोकता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोई वायर है, मान लो ये वायर है, इसकी लेंथ हमें पता है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जो हिस्सा है ये कैसा दिखेगा काटने के बाद? ये सर्कल जैसा दिख रहा है ना। तो एरिया का मतलब होता है बेटा, पूरा पेन का एरिया नहीं लेना, क्रॉस सेक्शन। काटने के बाद उसका जो सेक्शन है उस कैसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल लेना है। तो मतलब जैसे ये पेन वायर है, वायर कैसा होता है? सिलेंडर शेप का ही होता है। तो एरिया किसका लेते हैं? बस इतने पोर्शन का एरिया लेते हैं, जो मैंने शेड करा है, ये सर्कल जैसा। तो उसने बोला जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। जितनी ज्यादा वायर को बड़ी करोगे उतना ज्यादा वायर करंट को रोकेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको पता है, अब जितनी ज्यादा पतली तार, जितनी पतली तार हो, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। बोलते हैं ना, घर में आप अगर मार्केट में तार खरीदने जाओ इलेक्ट्रिशियन के पास, तो पतली तार सस्ती आएगी कि मोटी तार सस्ती आएगी? मोटी तार, जितनी थिकर तार लोगे, वायर लोगे, उतनी महंगी देगा ना वो। क्यों देता है? क्योंकि जो जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, वो कम रोकता है करंट को। तो जितनी मोटी तार होगी उतनी अच्छी होती है घर के लिए। जितनी पतली तार होती है उतनी खराब, उतनी जल्दी जल जाएगी वो। तो जितनी पतली तार होती है उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो याद रखना, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। यानी मोटी तार का एरिया ज्यादा होता है, एरिया का मतलब ये वाला हिस्सा। जितनी मोटी तार उतना अच्छा तार, माने क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। जो करंट को कम रोकेगा वो अच्छी तार मानी जाएगी, जो ज्यादा रोकेगा वो तो खराब मानी जाएगी ना। करंट को रोक ले रहा है, जाने नहीं दे रहा, तो वो कंडक्टिंग के लिहाज से खराब मानी जाएगी। तो लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो इनवर्सली होता है। फिर इसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया।
ध्यान से देखो इधर, इसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक सिंबल लाया, देखो जैसे पी जैसा ही होता है, उसके पीछे हल्का सा ये बनाते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रो। क्या प्रोनाउंस करते हैं? रो। तो बोलते इसे हैं रजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है? रजिस्टिविटी डिनोट्स द नेचर ऑफ द मटेरियल, वो किसका बना हुआ है तार, मतलब आयरन का बना है, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, ये बताता है रजिस्टिविटी, नेचर को बताता है। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस का एक ये नया फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे? रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर और एरिया पर। इन दोनों के डायरेक्टली है और इसके इनवर्सली है, एरिया के इनवर्सली है। तो इसमें ये रेजिस्टिविटी है, इसकी एसआई यूनिट भी याद रखिए। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी याद रहेगा ना, रो। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। और एल क्या है आपको पता ही है, एल क्या है? लेंथ। किसका लेंथ? वायर का। लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको आपको पता ही है, मीटर में नापते हैं। एरिया के ये ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया किसमें नापते हैं? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लो और ये इनके मतलब लिख लो। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसे करके याद करना है आपने। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये लिख लो। फिर इन पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। पॉज कर दे बेटा। अब न्यूमेरिकल दिस फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला याद हो गया? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एक मैं कराता हूं, पहले एक करो फिर दूसरा, है ना? दो टाइप की न्यूमेरिकल है, ये दो टाइप आज तुम कर पाओगे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, ध्यान सुनना। अच्छा, रजिस्टिविटी में आपको एक ऐसी जनरल बता दूं, सबसे कम रजिस्टिविटी होती है मेटल की, माने मेटल सबसे कम करंट को रोकता है, एक तरह से देखा जाए तो। रजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो करंट को उतना ज्यादा रोकता है। तो रजिस्टिविटी पे ही रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो सबसे तीन पार्ट है, तीन तरह के मटेरियल होते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल यानी इंसुलेटर, पहले होते हैं कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर, एक इनके बीच के भी पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एलॉय। मेटल, नॉन मेटल, एलॉय। मेटल और मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके, मेल्ट करके जो बनाया जाता है उसे एलॉय कहते हैं। जैसे स्टील का बर्तन जिसपे हम खाना खाते हैं, वो मेटल नहीं होता, वो मेटल और नॉन मेटल को पिघला के मिक्स करके बनाया जाता है स्टील, जिसपे रस नहीं लगता। आयरन से ही बनता है वो भी, आयरन, कार्बन, निकल, इन सबको मिला के स्टील बनाया जाता है। तो आयरन के बर्तन में खाना खाएंगे, जैसे आयरन पे वो कढ़ाई बनती है, उस पे तो रस लग जाता है ना, लेकिन स्टील की थाली और इन सब जो होता है इस पे नहीं लगता। तो एलॉय की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल से अच्छी होती है। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था कि तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से बताए? कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉय। सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी होती है, सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होती है? मेटल की। और सबसे ज्यादा होती है नॉन मेटल की। माने नॉन मेटल में तो वायर, अगर नॉन मेटल की मैंने प्लास्टिक की तार बना दी, करंट तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो करंट को जाने नहीं देते। इंटरमीडिएट होता है एलॉय। एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन वो मेटल से ज्यादा होगी और नॉन मेटल से कम होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो आपकी वो बनाई नहीं जाती प्रेस, प्रेस का जो नीचे वाला बेस होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस होता है, वो इंसुलेटर की, वो आपकी एलॉय की बनी होती है। तो मैं भी लिखवाऊंगा, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो। तो उस तरह से उस पर कोटिंग कर दी जाती है कि आपको करंट ना लगे, लेकिन हीट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट उस पर नहीं लगेगा आपको, लेकिन हीट ज्यादा वो स्टोर करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल के कंपेरिजन। टोस्टर का जो वाला टोस्टर होता है ना, टोस्टर आपको पता ही है, टोस्टर जिसमें ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं, टोस्टर का जो ऊपर वाला मेटल होता है वो भी अलॉय होता है, मेटल नहीं होता वो, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं देखो। जैसे बोला एक वायर है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो आप फिजिक्स की अच्छी बात,
जो आप पढ़ते चले, जो आपको पता चलते चले, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो। जैसे आपने पढ़ा भाई वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तुरंत लिख लो जी लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते रहो, जो पता चले तुरंत लिख लो। तो लेंथ पता है, डायामीटर इज 3 मिलीमीटर। डायामीटर कितना है? 3 मिलीमीटर। एक ही मिलीमीटर को बदलते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं? 10⁻³ से, 1/1000, 10⁻³ मीटर, ठीक है। डायामीटर इतना है। अच्छा, उसका रेजिस्टेंस भी दे दिया आपको 5 ओम। बोलो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा। लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी निकाले। सबसे पहले ये डायमीटर से ये रेडियस निकाल लो। डायमीटर पता है, तो रेडियस क्या होता है इसका आधा, कितना होगा? 3/2 10⁻³ एरिया निकाल लो। एरिया सर्कल का लेना है, तो एरिया क्या होगा? πr²। पाई की वैल्यू डालो, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3/2 10⁻³ का स्क्वायर, है ना। बोलो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। पावर का कैसे करते हैं? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 6, 2 बार है ना, तो पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम होती है। 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, ठीक है। 3 2 6, तो ये कट गया ना 2 से, और तो कोई कट रहा है नहीं। कितना आया? 99/14। ये मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ऐसा ही तुम्हें मिलेगा तो गलती इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अब वैल्यू डालो। अच्छा देखो निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। तो पहले ही तुम ना एक काम कर लेना, रेजिस्टिविटी यही रखना, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मतलब ये यही रहने दो, ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे चला आएगा, ये पहले कर लो। जैसे मुझे लेंथ निकालना होता तो मैं लेंथ यहाँ रखता, बाकी हटा देता। अगर मुझे आर निकालना होता तब तो मैं यही लिखता, सीधा इनकी वैल्यू डालता। पहले वैल्यू मत डालो, पहले ये इधर उधर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डालो वैल्यू। आर की क्या वैल्यू है? 5। एरिया तुमने निकाल ही लिया, ये रहा। एरिया कितना है? 99/14 10⁻6 डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ कितना था? 8। तो अच्छी बात है, लेंथ 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी और तो कुछ कट नहीं रहा, कट रहा है कहीं से? कोई आपस में ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 45, 9 45 और 4 495/4। बेटा वो करना पड़ेगा आपको, ये जो है ना, ये डिवाइड, नॉर्मल नॉर्मल वाला डिवाइड, और कोई तरीका नहीं है। 14 से करेंगे। बोलो और तो कुछ है नहीं इसमें ना, सारी वैल्यू डाल दी मैंने, सब कुछ एज इट इज था। हाँ हो गया, कहीं कुछ नहीं कट रहा। कट रहा होता तो पहले काट लेना, लेकिन इसमें कट नहीं रहा कुछ भी, है ना। अच्छा अभी डिवाइड करो, बोलो। 14 3 42, बचा कितना? 7। 14 5 70, बचा 5, पॉइंट लगेगा। फिर 14 3 42, 8 बचेगा, फिर 0 आएगा, है ना। फिर 5 से ही जाएगा, 3.5 से, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल लो, आगे करने की जरूरत नहीं है, पूरा नहीं कटेगा। 3.35.35 10⁻⁻6, ये रेजिस्टिविटी आ गया। यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में क्या है? वैसे तो ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ये बात समझ में आई? एनसीईआरटी में क्या एक टेबल दी हुई है, उसमें बहुत सारे मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो आपको बोलेंगे टेबल को देख के पहचानो कि ये जो मटेरियल था ये कौन सा मटेरियल है। तो आप ये वैल्यू निकाल ली आपने, उस टेबल में ढूंढ लेना ये वैल्यू है। जैसे कॉपर के सामने अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कॉपर था। कॉपर की रेजिस्टिविटी अगर इतनी है तो इसका मतलब ये कॉपर था, है ना। वो देंगे आपको टेबल, उस टेबल में ढूंढना ये वाली वैल्यू है, ये इसके आसपास कोई आ रही है, इसके आसपास होगी तो वही होगा मटेरियल। तो एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, दोनों करना आप लोग। ये बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन है कि मैं आपको अब रेजिस्टिविटी दे दूं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं फिर से, देखो। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, अब लेंथ है जी 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर है, और अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ छोड़ दो उसको। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखा है,
और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है जी 5 मिलीमीटर। बोलो रेजिस्टेंस बताओ, क्या निकालना है? रेजिस्टेंस क्या निकालना है? आर। एक बताओ, रेजिस्टेंस निकालना, उसमें सोच रहे हो तुम क्या निकालना है? आर। पिछले में रेजिस्टिविटी निकालनी थी, मतलब रो निकालना था, इस बार क्या निकालना है? आर ही निकालना है सीधा। मतलब वो डायमीटर को काम कर बता, ऐसे करेंगे सेम। अच्छा, इसका एक पार्ट ये है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन। when the diameter gets doubled, what happened to the resistance when the diameter gets doubled? पहले तो बिना डबल के निकालना है इस पे ही, फिर उसके बाद डबल होने के बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले रेजिस्टेंस, पहले डायमीटर का कर लोगे ऐसे ही। डायमीटर से क्या निकाल लोगे? रेडियस। रेडियस कितना होगा? 5/2। मिलीमीटर को मीटर में बदल लोगे। फिर एरिया निकालोगे। एरिया का क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। ये सब पुट वुट करके ये सारा पोर्शन सॉल्व कर लोगे, है ना। फिर ये कितना हुआ? 22/7, 25, 2 का स्क्वायर 4 से ये आ गया। कट रहा है ना थोड़ा सा, काट वाट लेना। फिर आर का फॉर्मूला लगाना। आर का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल अपॉन ए। सब कुछ दे रखा है आपको। देखो, आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, एरी लेंथ भी दे रखा है, एरिया भी आपने निकाल लिया। ये सारा पुट कर लोगे, यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आर निकल जाएगा। मान लो आर निकल गया 10 ओम। निकला नहीं है, मैंने ऐसे लिखा। मान लो आर 10 ओम निकल गया। अभी आप जब करोगे देखना आपका क्या निकलेगा। तो आर की वैल्यू सपोज आपकी निकली 10 ओम। अब उसने बोला कि डायमीटर डबल कर दिया गया। इसका कैप कहां चला गया? चलो छोड़ो, यहाँ देखो, अच्छा ये रहा। अगर इसका अब नेक्स्ट पार्ट में बोला, एक आंसर आ गया इसका। अब दूसरा पार्ट था डायमीटर डबल कर दिया, 5 से बढ़ा के डायमीटर कितना कर दिया? 10। अब बोला नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो दोबारा से इतना बड़ा नहीं करना, मतलब फिर से इतना बड़ा सा प्रोसेस फिर से नहीं करना 10 ओम लेके। एक शॉर्टकट तरीका है लेना। इफ डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है। कैसे कैसे आया देखो, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। ये चैप्टर का नाम क्या? फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। एरिया, अच्छा तो ये अब जो एरिया है इसका क्या फॉर्मूला? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पुराना रेजिस्टेंस है, इसको पुराना रेजिस्टेंस लिख लेना, ये R1 है। बाद में क्या चेंज आया R2 में? रेजिस्टिविटी तो बदला नहीं, लेंथ तो बदला नहीं, खाली रेडियस बदल गया ना। अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस को क्या फर्क पड़ेगा? लो, एक वायर है, ध्यान से देखो, उसका डायमीटर है 6, ठीक है। रेडियस कितना है? 3। डायमीटर डबल करना, 6 का डबल 12, तो रेडियस कितना हो गया? तो रेडियस में क्या फर्क पड़ा? वो भी डबल हो गया। जब डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी तो डबल हो गया। वायर डबल हो गई तो डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी तो डबल हो गया ना। तो रेडियस डबल हो गया बेटा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं दूसरी बार क्या लिखूंगा मैं? आर की जगह, R लिखूंगा ना, डबल हो गया आर का स्क्वायर। आर की जगह क्या लिख दोगे? 2R, ऐसे आप दिखाओगे वर्किंग में। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 बाहर रख लो, बाहर रखो। और ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर, यहाँ आर स्क्वायर बचा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऐसे दिखाना आप लोग। तो फिर अगले स्टेप में क्या करना? ये R2 है। ये जो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर है, ये तो पुराना वाला रेजिस्टेंस है ना। रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को हटाकर क्या लिख सकते हैं? R1। तो इसको हटाकर R1 लिख दो, इस पूरे को हटाकर लिख दो R1, और नीचे कितना है? 4। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2। हाँ, 1/4 हो गया ना पुराने का। अगर वो ट्रिपल कर देता तब, यहाँ इसने डबल किया तो मैंने 2R लिखा, ट्रिपल करता तो क्या लिखता मैं? 3R। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9। तो 1/9 हो जाता है ना। तो अब पुराना रेजिस्टेंस तो तुम निकाल ही चुके हो ना 10, यहाँ 10 डाल देना R1 की जगह। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 4। तो इतना बड़ा फिर से नहीं करना पड़ा ना, ये कह रहा हूं मैं। आती बात समझ में? तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा ये कैसे हुआ डबल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है बेटा, एक ऐसा दे रहा हूं मैं आपको, एक ऐसा दे रहा हूं। कोई नए नहीं है, आप दोनों को
पुरानी बुक में 12.6 होगा, नई में 11 है। पेज 180 पर, नई बुक में पेज 180 एग्जाम्पल 11.6 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 नई में भी वही है, पुरानी में भी वही है। करो, पॉज कर दे बेटा, ये नोट नहीं करना।